सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट हम लोग आज कर रहे हैं क्लाइमेट मिटिगेशन और अडेप्टेशन। किस तरह से ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ इससे कैसे हम लोग इसको मिटिगेट करेंगे। मिटिगेशन मतलब हाउ वी विल एबल टू सर्वाइव, एंड अडेप्टेशन हाउ विल अडाप्ट टू दिस चेंजिंग क्लाइमेट। इफ देर इज अ वाटर स्कार्सिटी ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, देन हाउ वी आर गोइंग टू लिव विद इट। इफ दर इंक्रीज इन टेम्परेचर है तो क्या करना है, किस तरीके से नई चीज़ें जो हैं हमें इन्गल्फ करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में, विद दैट कि ये जो चेंजिंग सरकमस्टांसेज हैं इनके साथ जो है हम लोग जो है जिंदा रह सकते हैं। मिटिगेटिंग इज मीन्स कैसे, मतलब हम लोग किसी तरीके से इससे बच सकते हैं। जैसे ग्रीन क्रेडिट रूल क्या था, न्यूज़ में पहला टॉपिक है जो क्लाइमेट मिटिगेशन और एडाप्टेशन का जो है वो है रिसेंटली जो था ग्रीन क्रेडिट। न्यूज़ में क्या था, रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है उसने इशू किए कुछ गाइडलाइंस ऑन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। क्या है ये, पहले हम लोग गाइडलाइंस देखते हैं फिर ग्रीन क्रेडिट के बारे में समझते हैं। फोकस होगा वर्क फॉर प्लांटेशन ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज अंडर जो है जीसीपी, ग्रीन क्रेडिट रूल के अंदर, ऑन इकोनॉमिक रिस्टोरेशन के इन्वायरमेंट और की जो रिस्टोर करना है, जो फॉरेस्ट जो हैं जो डिप्लीट हो चुके हैं, डिग्रेड हो चुके हैं, जो ख़राब हो चुके हैं, उनमें हमने नए पौधे लगाने हैं, प्लांटेशन करनी है, ताकि जो है दोबारा से जो है इस प्रोग्राम के अंदर हम रिस्टोर कर पाएँ जो इकोलॉजी जो है वो जो क्या है ख़राब हुई है। अब नंबर ऑफ ट्रीज टू बी प्लांटेड डिपेंडिंग अपॉन द साइट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरी एज पर द साइट कंडीशन। जो ट्रीज है, कितने नंबर ऑफ ट्रीज लगाने हैं वो डिपेंड करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स उस एरिया की, उस साइट की जहाँ पे जो है फॉरेस्ट जो है ख़राब हुआ है। एक्टिविटीज़ फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, इको रिस्टोरेशन मतलब रिस्टोर करना, जैसे पहली कंडीशन में था वैसा लाने की कोशिश करनी है। नॉट टू बी लिमिटेड टू द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। अब इकोलॉजिकल को जो रिस्टोर करना है वो सिर्फ लिमिटेड प्लांट्स नहीं, सिर्फ पौधे ही नहीं लगाने, ट्रीज ही नहीं लगाने, बाकी एक्टिविटीज़ भी इसमें शामिल है, बाकी चीज़ें भी, जैसे कि श्रब्स जो झाड़ियाँ लगाने, या हर्ब्स हैं जो ग्रासेस घास, सोइल एंड मॉइस्चर जो कंजर्वेशन वर्क करना है जिससे मिट्टी जो है अपनी जो है क्या है नमी जो है वो बरकरार रख सके। ट्रेसिंग ये भी एक किस्म की प्लांटेशन है। रेन वाटर जो है हार्वेस्टिंग, पानी जो है जो रेन से पानी आता है उसको कैसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे जो लोग ने टैंक्स बनाते हैं, जो घर का छत का पानी होता है वो इस टैंक में आता है, किस तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, ये भी एक्टिविटीज़ है। प्रेफरेंस टू इंडिजिनस स्पीशीज़, इंडिजिनस स्पीशीज़ मीन्स टू से कि जिस एरिया में जिस टाइप की प्लांटेशन है, जिस टाइप के पेड़ पौधे हैं वैसे ही टाइप के वहाँ पे ग्रो किए जाएंगे। ये नहीं कि अक्रॉस द इंडिया जो है सेम काइंड ऑफ स्पीशीज़ लगा दी जाएगी, कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ प्लांट नहीं, इंडिजिनस स्पीशीज पे हमने ध्यान देना है। कॉस्ट एस्टिमेट में भी टाइटल्ड एज कि इको रिस्टोरेशन फॉर आइडेंटिफाइड डिग्रेडेड फॉरेस्ट। अब ICFRE जो है वो इंस्ट्रक्ट करेगा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको बताएगा किस तरह से टू कंडक्ट जो प्लांटेशन है 2 साल के अंदर जो है करनी है, कंडक्ट ट्री प्लांटेशन जो है विद इन 2 ईयर्स के अंदर। क्या है ये ग्रीन क्रेडिट, ये एक सिंगुलर एक यूनिट ऑफ इंसेंटिव है जो हमें दिया जाएगा इन एक्टिविटीज़ के लिए, जो इंसेंटिव दिया जाएगा, जो पॉजिटिव, जो डिलीवरिंग, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। वो ट्रेड भी किया जा सकता है ऑन डेडिकेटेड एक्सचेंज, सिमिलर जैसे कार्बन क्रेडिट नहीं हम लोग एक दूसरे को बेचते, वैसे ये सिंगुलर क्रेडिट जो है ग्रीन क्रेडिट जो है ये भी बनाया जाएगा और ये दिया जाएगा, जो काम ऐसे करेगा उनको क्रेडिट दिया जाएगा। ग्रीन क्रेडिट क्या है, अंडर ग्रीन क्रेडिट जो प्रोग्राम है वो ऑपरेट हो रहा है जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। ठीक है, इसका बेनिफिट जो है इंडिविजुअल या कम्युनिटी दोनों ले सकती है। कोई इंडिविजुअल भी अगर लगाएगा तो उसको भी ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, वो आगे ट्रांसफ़र कर सकता है किसी दूसरे को। जो ग्रीन क्रेडिट है, जो ग्रीन क्रेडिट एक्टिविटी है वो मे क्वालिफाई फॉर द कार्बन क्रेडिटिंग एंड लीडिंग टू को बेनिफिट लाइक कार्बन एमिशन रिडक्शन होगा, वाइस वर्सा जैसे भी होगा। जिस इस कार्बन क्रेडिट को भी क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि पेड़ पौधे लगाओगे आप उतना कार्बन ऑफसेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वहीं कार्बन क्रेडिट जो ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंदर है, जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर आता है, जो हमने पहले भी डिटेल से पढ़ता है कार्बन क्रेडिट क्या होता है। प्राइमरी बेनिफिट जो है इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और कॉर्पोरेशंस को होता है इसका, यहाँ इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ को भी हो सकता है ग्रीन क्रेडिट। तो ये बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव क्या है अबाउट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है फॉर वॉलंटरी, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है टू इंसेंटिवाइज जो इन्वायरमेंट के पॉजिटिव एक्शन है बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के द्वारा। एम जो है ये कहीं ना कहीं अलाइन है जो हमारा लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इनिशिएटिव है, जो इनकरेज करता है इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को या बाकी एंटिटीज़ को कि वो अपने जो एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है या दूसरे ऑब्लिगेशन जो वॉलंटरी ऑब्लिगेशन है उनको मीट करने के लिए तुम ये पेड़ पौधे ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, और अपने लिए क्रेडिट अर्न कर सकते हो और आप
जो है नॉन यही ग्रीन क्रेडिट चाहे अपने नॉन फॉसिल फ्यूल उतना यूज़ कर लो इसकी जगह, या आप इसको ट्रेड भी कर सकते हो किसी दूसरे के साथ। ओके, अब है एस्टैब्लिश, इसके अंदर है मिनिस्ट्री, याद रखना ग्रीन क्रेडिट जो प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट जो है वो उसकी नोडल जो है एजेंसी है जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे, एक इंटर मिनिस्ट्रियल जो है स्टीयरिंग कमेटी होगी, एक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन जो है वो सर्व करेगी, इसकी एक एडमिनिस्ट्रेटर जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है उसकी। ठीक है, ओके। प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन जो इशू है ग्रीन क्रेडिट प्लांटेशन का वो जो है ICFRE देखेगा। ICFRE मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड जो है एजुकेशन। बाकी जो कार्बन मार्केट और कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म इंडिया में है वो कार्बन क्रेडिट जो है क्रेडिट्स जो ट्रेडिंग स्कीम है 2023 की जो इंट्रोड्यूस की गई थी, अमेंडमेंट किया गया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में 2022 में, एस्टैब्लिश किया एक इंडियन कार्बन मार्केट दो मैकेनिज्म के साथ। पहला क्या है कि कंप्लाइंस मैकेनिज्म, ये मैंडेटरी प्रोग्राम है, मतलब मस्ट है हर जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री जो एनर्जी कंजम्पशन करती है कि वो वेयर गवर्नमेंट विल सेट CGS एमिशन इंटेंसिव टारगेट, मतलब एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स, मतलब कि इतना कार्बन आप लोग एमिट कर सकते हो, इससे ज़्यादा करोगे तो आपको कहीं रेन्यूएबल प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे, कहीं से किसी से ग्रीन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। इनिशियली सिर्फ 9 सेक्टर थे, फर्टिलाइजर, आयरन एंड स्टील, पल्प एंड पेपर, फोटोकेमिकल और पेट्रोलियम रिफाइनरी एटसेट्रा। ठीक है, इनिशियली इंक्लूडेड जो है 9 सेक्टर है। ओके, अब जो है अब जो दूसरा जो इसका जो है जो कार्बन क्रेडिट और मार्केट ट्रेडिंग मैकेनिज्म है इंडिया में वो ऑफसेट मैकेनिज्म, एक वॉलेंट्री प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म है फॉर एंटिटी नोट कवर्ड अंडर, जो इनके अंदर नहीं कवर्ड है वो है, ये वॉलेंट्री है एक प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म कि आप कहीं रेन्यूएबल प्रोजेक्ट लगा रहे हो, वो भी तो कार्बन कहीं ना कहीं कार्बन को मिनिमाइज करने का काम कर रही है, ऐसी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो बाकी इंस्ट्रूमेंट जो परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, ये क्या है, पैट स्कीम, PAT जो स्कीम है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, मतलब मैंडेटरी है जो लार्ज बड़ी जो एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्री है ना कि रिड्यूस करने के लिए अपना एनर्जी कंजम्पशन, जो जिन पे लार्ज स्केल जो है फॉसल फ्यूल और बाकी जो एनर्जी कंजम्पशन करती हैं और बनाती हैं चीज़ें जो अपने लिए इंडस्ट्रीज। ठीक है, अगर इंडस्ट्रीज जो एक्सीड करेंगी अपनी टारगेट है ना और अर्न करेंगी ये एनर्जी जो है सेविंग सर्टिफिकेट विच कैन बी ट्रेडेड विथ थोज हु फेल शॉर्ट, जो अचीव नहीं कर पाती, मतलब इतना नॉन रेन्यूएबल एनर्जी जो रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से जो है आपने इतना % तक जो है अपनी प्रोडक्शन करनी है, अगर इतनी प्रोडक्शन आपने अचीव कर ली है बाकी जो है और दूसरा कोई नहीं कर पाया सिमिलर टू है वो भी है ना, तो वो उसके साथ ट्रेड कर सकता है। ये हेल्प करेगा हमें ट्रांजिशन करने के लिए ग्रेजुअली टू कंप्लायंस जो मैकेनिज्म है अंडर CCTS। अच्छा, रेन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट स्कीम भी एक मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जो प्रमोट करता है रेन्यूएबल एनर्जी और फैसिलिटेट करता है कि रेन्यूएबल कि इतनी रेन्यूएबल जो है परचेज ऑब्लिगेशन, मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज को ये कहा गया कि इतनी % एनर्जी आपने रेन्यूएबल एनर्जी खरीदनी है हर साल, और वैल्यू जो है REC की वो इक्वलेंट है 1 मेगा जो वाट है इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, ऐसा है कुछ ऑब्लिगेशन है, वेरियस जो है बड़ी टेक्निकल ऑब्लिगेशन है। अगर आपने इन्वायरमेंट का कोर्स जो है वो जो मैंने किया था अगर उसको ध्यान से देखा तो आपको यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी ये टर्म्स एंड कंडीशन समझने में। विजन मैगजीन्स और ये विजन्स के जो करंट अफेयर्स हैं ये होते हैं, आपको एक जनरल टर्म रिविजन भी हो जाएगा और रिसेंटली जो टॉपिक्स न्यूज़ में थे वो कहीं ना कहीं एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग जो है आप लोगों को पहले जो है कॉम्प्रिहेंसिवली जो बेसिक्स है जो टेक्स्ट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं वो आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आप जो है ये जो टर्म्स है जैसे रेन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट क्या है या जो मैंने बताया रेवेन्यू परचेज ऑब्लिगेशन ये क्या है। अब आपने अगर कॉम्प्रिहेंसिवली अगर एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये ऑब्लिगेशन डाला जाता है जो एनर्जी इंटेंसिव जो है फैक्ट्रीज़ है या इंडस्ट्रीज़ है कि इतना % आपने रेन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना अपनी प्रोडक्शन में। ठीक है, ऐसा चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन वॉशिंग। न्यूज़ में क्या था, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने इशू किए गाइडलाइंस कि प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग एंड मिसलीडिंग एनवायरनमेंट क्लेम्स 2024। और क्या था न्यूज़ में, ये गाइडलाइंस जो है ये फर्दर क्या करती है कि गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन और जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है 2022 देयर शैल बी इन एडिशन टू एंड नोट इन डिटोरेशन ऑफ अदर। क्या होता है ग्रीन वॉशिंग?
गाइडलाइंस ने ये डिफाइन किया है कि कोई भी डिसिपिटिव या मिसलीडिंग प्रैक्टिस, मतलब किसी तरह की भी कोई मिसलीडिंग प्रैक्टिस जो जो क्या है, मतलब आपको क्या कर रही है, आपको मिसलीड कर रही है, आपको धोखाधड़ी से मतलब आपको कुछ और चीज़ बताने की कोशिश कर रही है, या कंसील छुपा रही हैं, या अपनी इन्फॉर्मेशन या छुपा रही हैं या हाइड कर रही हैं जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, या बाहर कर रही हैं जो एडवर्टाइज से, या बढ़ा चढ़ा के बता रही हैं, या कोई बड़े मेग वेग या गलत क्लेम कर रही हैं, या अनसब्स्टिट्यूटेड इन्वायरमेंटल क्लेम्स कि इससे ये फ़ायदा होता है, इतना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है, आप हमारी ये चीज़ खरीदी है, ठीक है। ये होता है ग्रीन वॉशिंग, कि कोई चीज़ चाहे इन्वायरमेंटली जो है इन्वायरमेंट को हार्म भी करती है, आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में गलत दिखाया कि नहीं ये चीज़ इतना फ़ायदा देती है, कोई इन्वायरमेंटल ज़ीरो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये क्लेम्स के लिए गाइडलाइंस जो है प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट 2022 जो है वो की गई है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो जो यूज़ है मिसलीडिंग वर्ड्स का, जिससे लोगों को जो है बहलाया फुसलाया जा रहा है, सिंबल्स या इमेज की फोटोज़ है ना, प्लेसिंग एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इसका पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इंस्पेक्ट है, वाइल डाउन प्लेइंग या कंसीलिंग हार्मफुल, जो किसी भी कि कोई प्रोडक्ट आपको दिखा रहे हैं कि इसका इन्वायरमेंट पे जो है ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा रहे हैं, फ़ोटो पिक्चर्स और ग्राफ्स दिखाकर, और छुपा रहे हैं इसके क्या हार्मफुल इम्पैक्ट है। तो उसके रिलेटेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जो है वो चीज़ दी है। इसमें वेरियस हैं, जैसे टाइप्स ऑफ ग्रीन वॉशिंग जो जनरली जो एक्सप्लॉइटेड, जो कंपनी एक्सप्लॉइट करते हैं उसके कस्टमर। ग्रीन हसलिंग, ग्रीन हसलिंग मतलब कंपनीज जो हैं वो अंडर रिपोर्ट करती हैं, या जो सस्टेनेबल जो क्रेडेंशियल है अवॉइड करती हैं, छुपाती हैं क्या हार्मफुल इम्पैक्ट हुए हैं, ताकि स्क्रूटनी से बच सके। ग्रीन जो है रिंजिंग, मतलब जब कंपनी जो है रेगुलरली चेंज करती हो अपना इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ठीक है, और टारगेट्स है ना बिफोर अचीविंग देम। ग्रीन लेबलिंग, लेबल करते हैं असेंशियल जो है अनसस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को, है ना, जो होते भी नहीं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली या ग्रीन या सस्टेनेबल, उनको दिखाया ऐसे जाता है। कोल्ड स्टोर से निकाल के चीज़ें दिखा देंगे, बोलेंगे फ्रेश, सीधा खेत से फार्म से घर तक। आपने एडवर्टाइज देखिए ना, फार्म से घर तक। ग्रीन लाइटनिंग, हाईलाइटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रीन फीचर ऑफ ए बिजनेस प्रोडक्ट और एक्टिविटीज टू ड्रा अटेंशन अवे फ्रॉम इन्वायरमेंटली हार्मफुल एक्शंस। ग्रीन लाइटनिंग मतलब कोई एक आध जो चीज़ें जो जो बड़े ही अच्छी हो ना किसी प्रोडक्ट्स की, उसको हाईलाइट कर करके दिखा रहे हैं कि देखो कितना हम जो है इसका फ़ायदा है इन्वायरमेंट को, अगर आप इसको यूज़ करोगे, और कहीं ना कहीं जो जो वो गलत काम इन्वायरमेंटल को हार्म करने के लिए कर रहे हैं वो छुपा रहे हैं। ग्रीन शिफ्टिंग, जब कंपनी रिड्यूस करती है क्लाइमेट क्राइसिस टू कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड शिफ्ट करती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिविजुअल पे, मतलब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन वो इंडिविजुअल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि तुम करो, हम प्रोडक्ट भेजें। ग्रीन क्राउडिंग, जब कंपनी जो है अपने हाइड्स विद इन ए ग्रुप एंड इट स्लोज टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी। 20 जो लार्ज सिंगल प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर है वो मेंबर ऑफ अलायंस टू एंड द प्लास्टिक वेस्ट। तो ये बड़ी कुछ चीज़ें हैं, ग्रीन वेस्टिंग, ग्रीन लाइटनिंग, ग्रीन लेबलिंग, ग्रीन हासलिंग, किस तरीके से जो है कंपनीज जो है जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स और उन चीज़ों को छुपा कर और दिखाते हैं कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए, आप किस तरीके से जो है फ़ायदा दे सकते हैं इन्वायरमेंट को, आप एक नागरिक जो है रिस्पॉन्सिबल नागरिक, बड़ी मतलब चीज़ें हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है वेरियस टर्म्स का। तो कुछ की प्रोविजंस जो गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर्स ने जो है, सेंट्रल कंज्यूमर अफेयर्स जो है प्रोटेक्शन अथॉरिटी है सेंट्रल, उसने जो है बताई है कि कौन कौन एप्लीकेबिलिटी, जितने भी इन्वायरमेंटल क्लेम्स हैं, मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ बनाने वाला या सर्विस जो प्रोवाइड करता है, या कोई प्रोडक्ट बेचने वाला है, या कोई एडवर्टाइजिंग करने वाला है, या कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, या कोई भी एंडोर्सर है जो सर्विस इज लेबल्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ सच पर, ये गाइडलाइंस जो है सबके लिए एप्लीकेबल है। कोई भी कोई एडवर्टाइज कर रहा है, बना रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई चीज़ को एंडोर्स कर रहा है, ठीक है। जो है सबसिस्टेशन ऑफ इन्वायरमेंटल क्लेम्स, ऑल इन्वायरमेंटल क्लेम्स शैल बी सपोर्टेड बाय एक्सेसिबल वेरिएबल जो है वेरीफाइबल एविडेंस ऑन इंडिपेंडेंट स्टडीज एंड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। तो जितने भी ये इन्वायरमेंट के क्लेम किए जाएंगे कि ये इतनी फ़ायदेमंद है, ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी, उसको एक जो एविडेंसेस हैं उसके एक्सेसिबल होने चाहिए। अगर कोई भी पब्लिक जो है उसको एक्सेस करना चाहिए कि इसके पीछे क्या प्रूफ है, तो वो इंडिपेंडेंट स्टडी भी होनी चाहिए उसके ऊपर, और किसी थर्ड पार्टी के द्वारा ये चीज़ सर्टिफाइड भी होनी चाहिए कि हाँ इसके ये क्लेम है, और वो सारे पब्लिक डोमेन में होने चाहिए।
एडिक्वेट डिस्क्लोजर मतलब इंश्योर करना है कि जितने भी इन्वायरमेंटल क्लेम जो हैं एड्स में और कम्युनिकेशन में दिखाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से पब्लिक को डिस्क्लोज करने, आइदर डायरेक्टली या टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे QR कोड या वेब लिंक जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर दिया हो तो आप स्कैन करके आप देख सकते हो कि हाँ इसने इस पार्टी के द्वारा ये सर्टिफाइड है कि इसमें ये क्लेम्स जो है, ये एक स्टडी हुई है, उस स्टडी के बेस के ऊपर ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। Claims must specify whether it refer to good as a whole या part of it, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या पैकिंग में। तो क्लेम जो है वो इस चीज़ को एकदम से बताएगा कि ये जो चीज़ जो आपने मार्केट में जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्या इसका कुछ पार्ट जो है वो हेल्पफुल है, या पूरा प्रोडक्ट ही जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, या इसकी मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हुई है, या इसकी पैकेजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन्ड होने चाहिए। ठीक है, ये सेलेक्टिव प्रेजेंटिंग डाटा नहीं होना चाहिए ताकि फेवर कर सके और हाईलाइट कर सकते अपने इन्वायरमेंटल क्लेम्स। सेलेक्टिवली नहीं होना चाहिए, होल प्रोसेस बताना है। मैन्युफैक्चरिंग में ठीक है हमने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, पैकेजिंग में नहीं है प्लास्टिक है, या प्रोडक्ट की सर्विस के टाइम पे नहीं है। ओके, एस्पायरेशनल या फ्यूचरिस्टिक जो इन्वायरमेंटल क्लेम्स हैं जो अभी जो पूरे होंगे या फ्यूचर में हो सकते हैं, ऐसे क्लेम्स जो है ना मे बी मेड ओनली व्हेन क्लियर और एक्शनेबल प्लान हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, कि हम फ्यूचर में ये करेंगे इस प्रोडक्ट के होने से। तो उसके लिए एक आपके पास क्लियर एक्शन प्लान होना चाहिए कि हाँ हम ये प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, हमारा ये प्लान है, इस तरीके से हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होंगे, या इस तरीके से ये इन्वायरमेंट सही होगा, हमारे ये एडिक्वेट प्लानिंग होनी चाहिए, एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। फालतू की तुकबंदी और प्लानिंग ऐसे ही नहीं टीवी पे आगे दिखा देना 100% जो है फ्रेंडली, 100% जो है सोइल पोल्यूशन फ्री, ये सब बकवास है। दीज क्लेम्स विल ओनली हार्म। ठीक है, ये सिर्फ मैनिपुलेशन हो गई। इट इज सिंपली ए मैनिपुलेटिव आइडिया जो है। ओके तो ये एडवर्टाइजिंग रिलेटिव था। कुछ बाकी इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए इस तरह की ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए, वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन जो है स्टैंडर्ड ने, BIS ने इको लेबलिंग की है प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को, जैसे ISO मार्क्स है। ठीक है, ऊपर लेबल लगाया जाता है कि ये ग्रीन है ये नहीं है। ठीक है, लेबलिंग की जाती है। ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट्स, जो सेंटर फॉर जो साइंस एंड इन्वायरमेंट है वो रेट करती है इंडस्ट्रियल चीज़ों को उनके इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस के लिए, कितनी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है कितनी नहीं है, रेटिंग दी जाती है। इंडिया का ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हैज़ डेवलप्ड ए रेटिंग सिस्टम जो है ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए रेटिंग सिस्टम है। सेबी का बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट है। इट रिक्वायर्स के टॉप जो 1000 लिस्टेड कंपनी है वो रिपोर्ट करेंगी अपने इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस परफॉर्मेंस को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में, सेबी को जो 1000 लिस्टेड कंपनीज है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये रिक्वायर दैट एडवर्टाइजिंग मेकिंग इन्वायरमेंटल या ग्रीन क्लेम टू बी स्पेसिफिक, एक्यूरेट और नॉट मिसलीडिंग। एक स्पेसिफिकली होना चाहिए क्या क्या चीज़ों में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है, ओके, एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, ये नहीं कि आपको धोखाधड़ी से मिसलीड किया जा रहा है। एक और चीज़ है ग्रीन वॉशिंग टेक स्पिरिट, ऑर्गेनाइज बाय जो ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क है, डेवलप किया एक टूल जो हेल्प करता है रेगुलेटर्स को टैकल करने के लिए ऐसे फाइनेंशियल सर्विस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक पार्टिसिपेंट है इसमें। ओके, तो ये वेरियस जो है ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं या नहीं हैं उनके रिलेटेड ये सारी न्यूज़ थी जो हमने जो है डिटेल वाइज कवर की। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज, DAC+S जो है प्लांट्स। क्या है ये, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो न्यूज़ में क्या था कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट DAC+S प्लांट है मेमथ स्टार्टेड ऑपरेशन इन आइसलैंड। क्या है ये, अबाउट जो है डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। क्या, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूवल टेक्नोलॉजी है जो कैप्चर करती है CO2 को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से किसी भी लोकेशन में। तो एक कार्बन जो है DAC, अगर DAC+S टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया कि रिलेटेड टू क्या है, तो ये कार्बन को जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कैप्चर करती है किसी भी लोकेशन पे। इट इज़ ए डिस्टिंक्ट, ये कार्बन कैप्चर से अलग है, वो जनरली कैरी आउट होता है पॉइंट ऑफ एमिशन पे।
समझे, इस तरह का है। ये फैन है, ये देखो एयर को अपने अंदर खींचता है, ओके, यहाँ से फिल्टर करता है और रिलीज CO2, मतलब फ्री एयर में, ठीक है, रिलीज्ड CO2 इन फ्री एयर, देखो फिर फिल्टर करता है, इन इज हीटेड टू रिलीज द कैप्चर्ड CO2, इस तरीके से, ठीक है, CO2 कैप्चर हो गया है, फ्री एयर निकल गई है। तो इस तरह का सिस्टम। CO2 कैन बी परमानेंटली स्टोर्ड। CO2 देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है, हम गहराई में जो है, ज़मीन की गहराई में, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में, दरारों में, यहीं में ना, और बहुत सारे वेरियस एप्लीकेशंस में भी इसको स्टोर किया जा सकता है। अब ये CDR जो है वो एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, इंसानों के द्वारा बनाई गई, जो रिमूव करता है, जो CO2 को हटाता है एटमॉस्फेयर में और उसको स्टोर करता है ना, ठीक है, बड़े सारे जियोलॉजिकल टेरेस्ट्रियल या ओशन रिजर्व्स में, समुद्र के नीचे, किसी मिट्टी के नीचे, किसी कोयले की खान के अंदर, मतलब कहीं पे भी अंदर है। अकॉर्डिंग टू IPCC जो है, IPCC की 6th असेसमेंट के रिपोर्ट है जो है, CDR बड़ी ही एक नेसेसरी एक चीज़, एलिमेंट बन गया है अचीव करने के लिए नेट ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। बाकी जो CDR टेक्नोलॉजी है, जो कार्बन को मतलब इस तरीके से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, बाकी टेक्नोलॉजी अगर देखें कि देखो IPCC ने तो, IPCC जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है फ्रॉम क्लाइमेट चेंज का, उसने कहा है कि जो कार्बन जो है, CDR है, मतलब कार्बन क्या है, समझे, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूवल है, ये जैसे ये मशीन बनाई डायरेक्ट कार्बन जो एयर से कैप्चर करती है, वैसे ही कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर अचीव करना है हम लोगों को नेट ज़ीरो CO2 और ग्रीन हाउस गैस एमिशन। एफॉरेस्ट्रेशन और रिफॉरेस्ट्रेशन और सोइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बाई फिक्सिंग एटमॉस्फेयर कार्बन इन बायोमास एंड सोइल, मिट्टी में और क्या, सोइल में और बायोमास में जो है कहीं ना कहीं फिक्स कर। इनहेंस वेदरिंग, माइनिंग जो है रॉक्स की, वहाँ कंटेन करते हैं मिनरल, वो नेचरली अब्जॉर्ब करते हैं CO2 को, तो एक मेथड ये भी है। दूसरा एफॉरेस्ट्रेशन या रिफॉरेस्ट्रेशन भी है, जंगलों को लगाने से भी है, ठीक है। ओशन बेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे है, देखो ओशन फर्टिलाइजेशन है ना, मतलब एडिंग न्यूट्रिशन टू अपर लेयर। ओशन जो है, ओशन की जो अल्कलिनिटी है वो बढ़ती है और ट्रांसफॉर्मेशन होती है ओशन के जो कार्बन डाइऑक्साइड की बाई कार्बोनेट या कार्बोनेट में ओशन में, कोस्टल जैसे ब्लू कार्बन मैनेजमेंट एटसेट्रा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और है बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, मतलब यूजिंग बायोमास जो है ना, लिविंग बींग्स जो वेस्ट करते हैं एज एनर्जी फॉर CDR और स्टोर करते हैं बायोजेनिक कार्बन जियोलॉजिकली मिट्टी में, ठीक है, ज़मीन के अंदर, अर्थ में। तो ये वेरियस वेज हैं जिससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, हम लोग रिमूव कर सकते हैं एटमॉस्फेयर से। CDR मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम CO2, चाहे हम अर्थ के अंदर, ओशन के अंदर, कहीं पे भी स्टोर करें। इसकी वजह से इससे हम नेट ज़ीरो अचीव कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम कर सकते हैं, ओके। एक नेक्स्ट टॉपिक है CO2 टू मेथनॉल जो कन्वर्जन। न्यूज़ में क्या था कि इंडिया का जो फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल जो पायलट प्लांट था वो जो हैज़ बीन प्रपोज्ड, वो पुणे में, महाराष्ट्र में बनाने की बात चल रही है। और क्या न्यूज़ में था कि प्लांट विद कैपेसिटी जो है 1.4 टन पर डे इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जो है सपोर्ट जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहा है वो करेंगे, जिसमें 1.4 टन पर डे जो है कैपेसिटी के साथ। प्लांट इन पुणे विल एडवांस जो इंडिजिनस जो कार्बन कैप्चरिंग है और यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज़ किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं उसको एडवांस करेगा ये प्लांट। क्या है ये CO2 से मेथनॉल कन्वर्जन? CO2 टू मेथनॉल कन्वर्जन में इन्वॉल्व होता है, कार्बन को कैप्चर किया जाता है, कार्बन की जो कैप्चर, जहाँ से कार्बन एमिशन हो रही है वहाँ से उसको कैप्चर किया जाता है एटमॉस्फेयर में पहुँचने से पहले। मतलब ये देखो यहाँ से जो है ये जो है, ठीक है, ये यहाँ से जो है कार्बन निकल रहा है किसी फैक्ट्री से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहीं पे इसको कैप्चर किया जाएगा एटमॉस्फेयर में पहुँचने से पहले, ठीक है। एटमॉस्फेयर में पहुँचने से पहले इसको यहाँ कैप्चर किया जाएगा इंडस्ट्रियल सोर्सेज से, जो है पावर प्लांट से या डायरेक्टली हवा से, है ना। और ये कैप्चर्ड CO2 जो है इसको फिर हाइड्रोजनेट किया जाएगा, मतलब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ और प्रोड्यूस करेंगे मेथनॉल। तो CO2 तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथनॉल क्या है, इसको इज ऑल्सो नोन एज वुड एल्कोहल। ये एक लो कार्बन हाइड्रोजन जो है कैरियर फ्यूल है जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम हाई ऐश कोल,
मतलब यहाँ कोल जलाया जा रहा है, समझ लो थर्मल पावर प्लांट्स के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा ऐश होती है, या जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू से या CO2 से जो थर्मल पावर प्लांट्स में और नेचुरल गैसेज में यूज़ होता है। ठीक है, इस तरीके से ये लो कार्बन हाइड्रोजन फ्यूल कैरियर प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं रिप्लेस कर सकता है, जगह ले सकता है पेट्रोल डीजल की जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, रिटेल कुकिंग है। रिप्लेसिंग जो है LPG है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कैरोसिन और वुड चारकोल, ये मेथनॉल, समझे। इनिशिएटिव इंडिया में फॉर मेथनॉल प्रोडक्शन, देखो नीति आयोग का जो मेथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम है, इसका भी यही मकसद है कि कन्वर्ट करना ये कोल रिजर्व्स और म्यूनसिपलिटी जो सॉलिड वेस्ट है मेथनॉल में। ब्यूरो ऑफ जो इंडिया स्टैंडर्ड है उसने नोटिफाई किया है कि 20% DME, डी मैथेन, जो मैथिल ईथर है, वो जो डिराइव होता है मेथनॉल से, वो ब्लेंड करना है, मिलाना है LPG के साथ। नोटिफिकेशन फॉर M15, M85, M100 ब्लेंड जो है वो भी इशू किया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज। ठीक है, तो मेथनॉल को ब्लेंड किया जाएगा LPG के साथ। अबाउट कार्बन कैप्चर जो है, यूटिलाइजेशन और रिस्टोर, इसको रेफर करता है ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज जो है, बहुत सारी ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है, जिससे CO2 को जो है बड़े बड़े जो है फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या स्टेशनरीज से जो है जहाँ से CO2 निकलता है वहाँ से इसको कैप्चर किया जाता है। जो फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट है या बाकी इंडस्ट्रीज है वहाँ से कैप्चर किया जाता है। इट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन, जो अब ये जो कैप्चर किया गया है CO2, ये पाइपलाइन के थ्रू, शिपिंग या रेल या ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर यूटिलाइजेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन, इंजेक्शन जियोलॉजिकल में है ना, फील्ड्स में परमानेंट स्टोर करने के लिए, कहीं और दबाने के लिए। ठीक है, देखो जैसे ये फैक्ट्री है, यहाँ से CO2 जो है कैप्चर किया गया। ठीक है, बायोमास फ्यूल, पावर स्टेशन से, इंडस्ट्रीज से, कहीं से भी डायरेक्टली जो है फ्रॉम एयर से कैप्चर किया गया। फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया गया, चाहे पाइप के थ्रू, चाहे शिप के थ्रू, चाहे गाड़ियों के थ्रू, जो ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। CO2 यूज किया जाता है एज ए रिसोर्स, फीड स्टॉक के लिए, क्रिएट करने के लिए, प्रोडक्ट सर्विसेज। ठीक है, या फिर कहीं अर्थ के नीचे दबाने के लिए। ठीक है, जियोलॉजिकल नीचे जो है छुपा के जो है स्टोर करने के लिए, प्लांट्स में स्टोर हो जाता है, वहाँ से प्लांट्स जो है इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कहीं पे भी जो है इस तरीके से जो है डायरेक्ट एयर से कैप्चर किया जाएगा, फिर उसको किसी दूसरी जगह पे जाए अंडरग्राउंड, कहीं मिट्टी के नीचे, ज़मीन में, अर्थ में छुपाया जाएगा, उसको दबाया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, या कहीं डिफरेंट अप्लाइंसेज में उसका यूज़ होगा। इस तरीके से जो है एटमॉस्फेयर में जाने से पहले रोक लेंगे। जहाँ एटमॉस्फेयर में जाके ग्रीन हाउस गैसेज जैसी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वो हीटिंग अर्थ की होगी, टेम्परेचर राइज होगा, वो एटमॉस्फेयर में उसकी ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट है, ना कि अर्थ। ठीक है, इस तरीके से जो है ग्रीन हाउस गैसेस का यूज़ होगा। नेक्स्ट है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। न्यूज़ में कहता है जो यूनियन मिनिस्ट्री है पोर्ट, शिपिंग और वाटरवे ने, उसने लॉन्च किया SOP फॉर ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, जो डिराइव करेगा टू ड्राइव द ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हार्बर टग टू ग्रीन अल्टरनेटिव। क्या है GTTP, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम? यह अनाउंस किया गया है 2023 में। एक बड़ा ही की इनिशिएटिव है अंडर जो पंचकर्म संकल्प है। 5 मेजर अनाउंसमेंट है, जो 5 कर्म संकल्प, 5 मेजर अनाउंसमेंट, जिसमें इंक्लूड करता है कि 30% जो फाइनेंशियल पैसे की सपोर्ट है प्रमोशन के लिए, ग्रीन शिपिंग के लिए, जो शिपिंग इंडस्ट्री, जो शिपयार्ड्स, उनको ग्रीन शिपिंग के लिए, मतलब सामान जो एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, ग्रीन, मतलब 30% फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम हो। सिंगल विंडो पोर्टल बनाया जाएगा टू फैसिलिटेट और मॉनिटर करने के लिए रिवर और जो सी क्रूजेज हैं जो पानी में नहीं चलते। एम इसका है कि हमने फेज आउट करना है जो कन्वेंशनल फ्यूल बेस हार्बर्स है। कन्वेंशनल मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स का, पेट्रोलियम, डीजल्स, कोल बेस, इस तरह के हार्बर्स है, ठीक है, पोर्ट्स हैं, ऑपरेट कर रहे हैं जो इंडिया के मेजर पोर्ट्स पे जो ये हार्बर्स, और रिप्लेस करना है उनको ग्रीन टग्स के साथ। ये टग वो होता है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एक बोट होती है टग, जो हेल्प करती है मेगा शिप्स को एंटर करने के लिए या इस शिप से छोड़ने के लिए। तो टग्स जो है ग्रीन टग, मतलब टग वो एक छोटी शिप्स होती हैं, जो छोटे छोटे जो है बोट्स होती हैं, जो क्या बड़ी शिप को जो है पोर्ट के अंदर लेके आती हैं और पोर्ट से बाहर लेके जाती हैं। तो इनको कन्वर्ट करना है, ये जो है कन्वेंशनली जो है वो जो है फॉसिल फ्यूल से होते, तो इनको जो है ग्रीन प्रोडक्ट की तरफ लेके जाना है, मतलब ग्रीन शिपिंग होगी।
नॉन फॉसिल फ्यूल जो है यूज़ किया जाएगा, ठीक है। फ्यूल्स जो है कन्वेंशनल फ्यूल्स जो है जैसे पेट्रोल डीजल कोल जो है उनकी जगह ग्रीन प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाएगा, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, जैसे कि रेन्यूएबल एनर्जी है, विंड सोलर, इस तरह से। अमिशन फ्रॉम शिपिंग से देखो ग्लोबली जो है ना अकाउंट फॉर नेरली 3% जो वर्ल्ड की जो CO2 अमिशन होती है वो शिपिंग से होती है। 3% ऑफ CO2 अमिशन कम्स फ्रॉम शिपिंग इंडस्ट्री, शिपिंग सेक्टर। इंडिया का जो CNG एमिशन है फॉर मैराटाइम एक्सक्लूडिंग जो मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री अगर आप छोड़ दो ऑपरेशंस को, तो ओवरऑल 1% जो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एमिशन है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ओवरऑल 1% एमिशन जो है वो होता है शिपिंग सेक्टर से। बाकी जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं जैसे रिवाइज ग्रीन हाउस गैस स्ट्रेटेजी जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टोरल टारगेट के नेट जीरो एमिशन 2050 तक अचीव करना है शिपिंग में भी। ग्रीन वॉयज 2005 सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो रिड्यूस करेंगे अपना एमिशन जो जहाज़ों से एमिशन होता है, ठीक है। इंडिया का क्या है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट एम्फेसाइज करेगा ग्रीन पोर्ट्स पे, ठीक है। नेट जीरो अचीव करेंगे ये पोर्ट्स, यहाँ पे फॉसल फ्यूल्स का कम यूज़ किया जाएगा, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का कम यूज़ किया। मैरीटाइम इंडियन विजन 2030, ग्रीन पोर्ट्स और ग्रीन शिपिंग इंडिया, इस तरह के जो है इनिशिएटिव्स इंडिया ने भी लॉन्च किए हैं जो है नेट जीरो अचीव करने के लिए शिपिंग सेक्टर। कुछ टर्म्स बाकी भी न्यूज़ में थी, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। एक टर्म है ग्रीन फार्मिंग, जो यूरोपियन पार्लियामेंट और जो यूरोपियन काउंसिल है उसने रिसेंटली जो है एक प्रोविंशियल एग्रीमेंट पे आए हैं कि किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा टू एस्टैब्लिश एक फर्स्ट EU जो है EU लेवल जो है कार्बन रिमूवल सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क। क्या है कार्बन फार्मिंग? ये एक रीजनरेटिव प्रैक्टिस है, किस तरीके से इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, इकोसिस्टम को जो है रीस्टोर करने के लिए, दोबारा से पहली हालत में लाने के लिए, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज हो जाए, जो मौसम की तब्दीली हुई है जो ओवरऑल, उसको किस तरीके से उसके साथ लड़ा जाएगा, क्यों, कैसे, बाई कार्बन को स्टोर करने से, एमिशन को कम करने से, ये इसको कहते हैं रीजनरेटिव फार्मिंग, ठीक है। इसके कॉमन मेथड हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री करो, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री यानी कि पेड़ों को लगाओ, कंजर्वेशन फार्मिंग करो, मिनिमाइज करो सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, रेन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स जो है, ग्रासलैंड कंजर्वेशन एटसेट्रा। कुछ की इनिशिएटिव्स अगर हम देखें अगर ग्रीन फार्मिंग के रिलेटेड, तो ग्लोबल 4 पर 1000 इनिशिएटिव, मतलब इनकरेज किया जाएगा स्टेक होल्डर्स को कि वो इंगेज करें ट्रांजिशन में टूवर्ड रीजनरेटिव प्रोडक्ट्स एंड हेल्पिंग एग्रीकल्चर को रिजिलिएंट बनाने के लिए, कि एमिशन कम करना है फार्मिंग में। ये लॉन्च किया गया था COP20 पेरिस के टाइम। वर्ल्ड बैंक सपोर्ट इनिशिएटिव है, जैसे कीनिया एग्रीकल्चर कार्बन प्रोजेक्ट, इंडिया में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है, लॉन्च किया गया जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, फॉर ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट अमॉन्ग जो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ में। कार्बन को आप ट्रेड कर सकते हो जितना आप बचाओगे, तो वेरियस चीज़ें। फिर वो भी है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कार्बन बॉर्डर एडजस्ट मैकेनिज्म। देखो काजान डिक्लेरेशन जो है, काजान डिक्लेरेशन जो अडॉप्ट की गई थी ब्रिक्स के द्वारा, बाई ब्रिक रिजेक्टेड CBAM कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट जो है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट, इसको कहा गया है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी। क्या है ये कार्बन बॉर्डर एडजस्ट मैकेनिज्म? ये एक यूरोपियन यूनियन पॉलिसी है, इम्पोज करने के लिए कार्बन टैक्स इम्पोज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज़ को बनाने के लिए कितना कार्बन एमिशन हुआ है, ठीक है, तो वो जो है वो टैक्स, कार्बन टैक्स लगाया जाएगा जब कोई भी चीज़ जो है यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर्स पे आएगी, उन कंट्रीज़ में इंपोर्ट की जाएगी। जैसे स्टील को बनाने के लिए तो लार्ज स्केल कोल का जलाया जाता है, कोल को जला के स्टील को पिघलाया जाता है, बनाया जाता है। अब किस फॉर्म में अगर आपने जो है नॉन फॉसल फ्यूल्स का यूज़ किया है, तो आप पे कार्बन टैक्स लगेगा जब यूरोप में आप चीज़ें एक्सपोर्ट करोगे, यूरोप जब इंपोर्ट करेगा और आप एक्सपोर्ट करोगे, जिस कंट्री से आएगा जहाँ कम जैसे जो है रोक टोक है। तो कार्बन बॉर्डर टैक्स का एम है कि वो प्रिवेंट करेगा, रोकेगा कंपनीज को और कंपनीज शिफ्टिंग प्रोडक्शन और लेस रेगुलेटेड कंट्री जहाँ इतनी रेगुलेशन नहीं है कंपनीज पे कि वो नॉन फॉसल फ्यूल्स का यूज़ करें और फॉसल फ्यूल से ही वो बना रहे हैं, उनको मजबूर करेगा कि वो भी अब नॉन फॉसल फ्यूल चीज़ों पे आए। CBN इम्प्लीमेंट जो है, CBN जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, वो इम्प्लीमेंट हुआ 2023 में और इफ मूव्स फ्रॉम ट्रांजिशनल फेज टू फुल इन्फोर्समेंट 2026 में इसको फुल्ली इम्पोज किया जाएगा।
ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन में टैक्स लगे करेगा, कार्बन टैक्स। जब भी कोई कार्बन से बनी हुई चीज़ें, जो कार्बन एमिशन हो रहा है जिस चीज़ों से, वो बनी हुई जब जाएंगी। बाकी यूरोप के इनिशिएटिव जो है नेट जीरो इंडस्ट्रियल एक्ट है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं है। ग्लोबल क्लाइमेट जो है चेंज अलायंस है, एक यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है। तो वेरियस चीज़ें इतना आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना कार्बन टैक्स क्या है, कार्बन जो है बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, क्यों ब्रिक्स ने इसको, क्योंकि अनफेवरेबल है भाई उनके लिए। आपने सारी ज़िंदगी जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया और अपनी डेवलपमेंट की, और जब हमारे डेवलपमेंट की बारी आई, ठीक है, जब हमारा डेवलपमेंट की बारी थी, तो आपने जो है कार्बन टैक्स लगा दिया, हमारी चीज़ें वहाँ जा ही नहीं पाएंगी, तो हमारी कंपनीज़ को लॉस होगा ना। हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को मौका देना चाहिए भाई, वो भी तो आपके लेवल पे आएँ। आपको नेट ज़ीरो जल्दी अचीव करना चाहिए और आपको हमें इंसेंटिव्स देने चाहिए, ठीक है, वो आप कर नहीं रहे। अच्छा, कीलिंग कर्व क्या है? ग्लोबल एवरेज कंसंट्रेशन जो CO2 की है वो वाज 4.7 पार्ट पर मिलियन जो है इन मार्च 2024, हायर देन 2023। सिग्निफाई के लार्ज स्केल स्काई जो है स्पाइक आया है कीलिंग कर्व में। क्या है ये नीलिंग कर्व या कीलिंग कर्व या नीलिंग कर्व, जैसे भी पढ़ो, ये एक रिकॉर्ड है एटमॉस्फेरिक जो CO2 का, ठीक है। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 फ्रॉम मोना लाओ जो है, जो मोआना लाओ ऑब्जर्वेटरी है MLO सिंस 1958 से, ये जो है मेज़र करती है कितना परसेंट जो है वो एटमॉस्फेयर में का CO2 है। MLO एक स्टेशन है जो मेजर करता है एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर में जो कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज को। तो MLO क्या है पूछा जाए अगर, तो ये एक लेबोरेटरी है म्योना लाओ ऑब्जर्वेटरी है, जो चीज़ें एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट चेंज को, जो गैसेस, जो चीज़ें जो इम्पैक्ट करती हैं और कंट्रीब्यूट करती हैं क्लाइमेट चेंज को, वो मेजर करती हैं, ठीक है, मेजर करता है। ये अमेरिका में है, हवाई में, ऑन द साइड ऑफ मुआना लाओ। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्टिव वल्कनो, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वल्कनो है जहाँ पे, ठीक है। अब कीलिंग कर्व इज रिलेटेड टू, अगर पूछा जाए तो CO2 से रिलेटेड है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, या MLO से रिलेटेड है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको एग्जाम में MCQ देख के दिमाग लगा के टिक करना है। अच्छा, ग्रीनियम जो ग्रीन प्रीमियम है, इंडिया का जो स्वर्गन ग्रीन बॉन्ड है। अब स्वर्गन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, इकोनॉमी में जाओ, तभी मैंने बोला ना बहुत नेसेसरी है स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना। इकोनॉमी में जाओ, ग्रीन बॉन्ड जो इंडिया ने स्वर्गन ग्रीन बॉन्ड जो है हैज़ हार्डली रिसीव्ड एनी ग्रीन प्रीमियम प्राइवेट इन्वेस्टर्स अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023। ग्रीन बॉन्ड जो है एक तरह का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब आप बॉन्ड्स इशू करते हो, लोग उसको खरीदते हैं, आप पैसा आपको मिलता है। कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ के लिए होता है, कैटेगराइज एज ग्रीन अंडर नेशनल और इंटरनेशनल जो है ग्रीन टैक्सोनॉमीज। मतलब कि अगर आपने कोई ग्रीन प्रोजेक्ट लगाना है, मतलब आपको रेवन्यूएबल प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तो आप बॉन्ड इशू कर रहे हो मार्केट में कि हम ये ग्रीन प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, आप इन बॉन्ड को खरीदियो, हम इतना % इंटरेस्ट देंगे आपको, इतना % आपको रिटर्न मिलेगा, ये प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट मिलेगा, और हम ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर रहे हैं। व्हाट इज़ ग्रीनियम? ये ग्रीनियम ऐसे टर्म याद रख लेना, एग्जाम में आए ना आए क्या पता, लेकिन याद रखना। इट रेफर टू एज द प्राइस बेनिफिट बेस्ड ऑन लॉजिक, कि इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा और एक्सेप्ट लोअर यील्ड इन एक्सचेंज फॉर सस्टेनेबल इम्पैक्ट। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये टर्म निकाली थी, मतलब कि इन्वेस्ट जो कर रहा है इस बॉन्ड में, वो एक्स्ट्रा भी देने के लिए तैयार है, और जो है बॉन्ड पे अगर कम इंटरेस्ट में मिले, उसको कम यील्ड मिले, कम फ़ायदा मिले, तो भी वो तैयार है, इस शर्त पे कि वो जो है इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। इट इज़ ए एडिशनल कॉस्ट ऑफ चूजिंग ए ग्रीन टेक्नोलॉजी ओवर द वन दैट एमिट मोर ग्रीन हाउस। कुछ एडिशनल आपको पे करना पड़ रहा है, समझ लो कि आपको एक ग्रीन टेक्नोलॉजी चूज कर रहे हैं, ना कि वो जो इन्वायरमेंटल को इम्पैक्ट कर रहा है। ओके, एक और टर्म है टील, TEAL, टील कार्बन। पहला जो टील कार्बन जो है स्टडी वो अंडरटेक हुई है कोयलाड़ा नेशनल पार्क में। कहाँ है कोयलाड़ा नेशनल पार्क, बताओ आज मुझे इसका आंसर बताना। कोयलाड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, विच स्टेट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन मुझे कमेंट में बताओ। अबाउट टील कार्बन क्या, और एक और क्वेश्चन है, क्या यह मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में है? ठीक है, देखो, कार्बन स्टोरेज इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर लेक encompasses vegetation, microbial biomass and dissolving and particular organic. It is a
कार्बन बेस्ड टर्मिनोलॉजी, अदर टाइप्स ऑफ ग्रीन छोड़ो यार, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे छोड़ो, वाटर क्रेडिट नहीं, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट रहने दो। अच्छा, ग्लेशियर जियो इंजीनियरिंग, ग्लेशियर एक डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन क्लाइमेट चेंज अराउंड द ग्लेशियर टू स्लो डाउन। हाँ ये ठीक है। देखो क्या है ग्लेशियर जियो इंजीनियरिंग, ये एक डिलिबरेट मॉडिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट सिस्टम अराउंड ए ग्लेशियर टू स्लो डाउन द मेल्ट ऑफ आइस शेल्फ एंड रिड्यूस सी लेवल। मतलब एक तरीके से जो है कोई ग्लेशियर है उसके अराउंड के इन्वायरमेंट को जो है मॉडिफाई किया जाए, क्लाइमेट सिस्टम अराउंड, ताकि क्या किया जाए, स्लो डाउन किया जा सके जो बर्फ पिघल रही है, जो आइस शेल्फ, और इससे जो है सी लेवल राइज को कम किया जाए। ठीक है, ग्लेशियर के मेल्ट डाउन को स्लो करने के लिए कुछ जियो इंजीनियरिंग, अगर बाकी कोई और भी जो प्रपोज्ड है जियो इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजीज, वो क्या है, ओशन हीट ट्रांसपोर्ट इंटरवेंशन, settling sediment berms and fibrous curtains along the seabed in the front of ice shelves to block the flow of warm जो circumpolar deep waters है। बड़ी बड़ी तुकबंदी वाली बातें हैं। बेसल हाइड्रोलॉजिकल इन्वेंशंस कि स्लो द फ्लो ऑफ स्ट्रीम्स दैट कैरी मेल्ट वाटर ऑफ आइस शीट बाई ड्रिलिंग द होल्स इनटू द ग्लेशियर बेड्स। बड़ी बड़ी बातें हैं ये, ऐसा अभी इतना लार्ज स्केल पे हुआ नहीं है, जब होगा न्यूज़ में और आएगा तब बात की जाएगी। ठीक है, इतना याद कर लो, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी कुछ जो है रैंडम चीज़ें भी दी हुई, अब क्या पढ़ें, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट, वाटर क्रेडिट, हर चीज़ का क्रेडिट बना दिया तुम लोगों ने, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट करते हैं कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन जो रिसेंटली न्यूज़ में थी उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। हमने प्रीवियसली जो है बहुत बार यूएनईपी का नाम आया, आपने देखा था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कहाँ का हेडक्वार्टर, नायरोबी जो है कीनिया में इसका हेडक्वार्टर है यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। एक इंटरनेशनल जो है इन्वायरमेंट अथॉरिटी है जो इंगेज्ड है इस्टेब्लिश करने में, कैसे ग्लोबल वेरियस ग्लोबल लेवल पे एजेंडाज जो होते हैं ना, जैसे कार्बन क्रेडिट है, फलाना ढिमकाना, कि कैसे मिनिमाइज़ करना है, किस तरीके से नए जो है टारगेट अचीव होंगे, ये इस तरह के जो है बहुत सारे एजेंडाज हैं, बहुत सारी से नई नई जो है हेल्प करता है वेरियस कंट्रीज़ को, वेरियस रिपोर्ट्स इसकी आती हैं। ठीक है, प्रमोट करता है किस तरह से एफिशिएंट वे में अगर कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को। ठीक है, ये 1972 में एस्टेब्लिश हुई थी फॉलोइंग यूएन कॉन्फ्रेंस जो ह्यूमन इन्वायरमेंट पे जो हुई थी। ठीक है, 1992 में उसके बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मेंबर 193 कंट्रीज़ हैं, यूएन जो है मेंबर स्टेट है इंक्लूडिंग जो है इंडिया। अप्रूव्ड द प्रोग्राम ऑफ वर्क एंड बजट। फंडिंग जो है रिलाइज ऑन वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवर 95% ऑफ जो इसकी फंडिंग है वो अपनी मर्जी से, अगर कोई कंट्री जो है इनको सपोर्ट करना चाहे वेरियस प्रोग्राम्स जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड है थ्रू आउट द ग्लोब काम करने के लिए, तो ये लोग जो है वॉलेंट्री इनको पैसा देते हैं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इन्वायरमेंटल फंड जो है वो इस यूएनईपी की जो है कोर फंड है। बाकी जो होस्ट जो है इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, जहाँ वेरियस कन्वेंशन और वेरियस कन्वेंशंस जो हैं और बाकी एंटिटीज़ जो है हम लोग नीचे याद देखते हैं। इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, और दूसरी है जिनका सेक्रेटरीट को होस्ट करता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, जो जॉइंटली होस्ट किया जाता है यूएनईपी और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको WMO भी कहते हैं उनके द्वारा। कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्ट, ये भी सपोर्टेड है यूएनईपी के द्वारा, और हैज़ बिन डेवलप्ड फॉर असेसिंग के कार्बन फुटप्रिंट जो है बिल्डिंग ऑपरेशन का अक्रॉस द वर्ल्ड कितना है। कुछ मेजर जो ग्लोबल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है यूएनईपी के अंदर वो है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स है। ठीक है, ये CMS क्या है बोन का, जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ होती है ना, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके जाती हैं एक सीज़न में, फिर दूसरी जगह से वापस उसी जगह पे माइग्रेट करके जाती है विंटर समर्स में, जैसे सेंट्रल एशिया से इंडिया में आती हैं, साइबेरिया से आती हैं। तो ये कन्वेंशन जो है, ये कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो है वाइल्ड एनिमल्स की, वो जो है वो भी यूएनईपी के अंदर ही है। ठीक है, जो 1979 में बोन में पोनेचर जो है कन्वेंशन, जिसको CMS कन्वेंशन भी कहते हैं। दूसरी है बेसल कन्वेंशन जो है कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, 1989 की है। बिना जो है जो ट्रांस बाउंड्री जो जहाँ मतलब समझ लो चाइना ने कुछ काम किया, वो हैजार्डस वेस्ट उन्होंने जनरेट किया है और वो जाके जो है इंडिया के जो है तटों पे, समुंदर के तटों पे आके जो है डिस्पोज करके वापस चले, नहीं, उस पर भी जो कन्वेंशन है बेसल कन्वेंशन है वो भी यूएनईपी के अंदर है। फिर रोटरडाम कन्वेंशन एक और है जो प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर,
फॉर सर्टन हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। इंटरनेशनल ट्रेड में जो 1998 में कन्वेंशन है रोटरडाम की, जो 1998 में हुई थी, कि पहले आपको जो है जिस कंट्री में आप हैजार्डस वेस्ट जो है इसे खतरनाक केमिकल और पेस्टिसाइड को ट्रेड कर रहे हो, पहले उस कंट्री से आपको जो है प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि इस टाइप का जो है हम लोग चीज़ें जो है भेज रहे हैं, तो वो प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा, फिर आप ट्रेड कर सकते हो। मिनीमिटा कन्वेंशन जो एक मरकरी डिसीज़ थी जो जापान में हुआ था, एक मरकरी का जो है पोल्यूशन हुआ था, उस पर जो है ये मिनामाटा जो है कन्वेंशन हुई थी, ये भी यूएनईपी के अंदर है। तो कौन कौन सी है? बेसल कन्वेंशन, अच्छा कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज जो सीएमएस जो बोन कन्वेंशन है वो, फिर आता है बेसल कन्वेंशन, फिर रोटरडाम, और चौथा मिनामाटा, ये कन्वेंशन है। एक और है जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजरिंग स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ये साइट जो 1973 की है, ये भी जो है मेजर एग्रीमेंट है यूएनईपी के अंडर। वीना कन्वेंशन है अजून लेयर के रिलेटेड, जो अजून लेयर जो है वो ख़राब हो रहा था, डिप्लीट हो रहा था, उसको प्रोटेक्शन के लिए जो है वीना कन्वेंशन हुई थी, ये भी यूएनईपी के अंदर है, वियना कन्वेंशन जिसको बोलते हैं। और साइट की जो है मैं हमने वेरियस अपेंडिक्सेस देखी थी साइट की, जो है ना कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड जो इंडेंजरिंग स्पीशीज़ का 1973 का, जो हमने प्रीवियस जो क्लास में डिस्कस भी किया है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 का, ठीक है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो प्रिसिस्ट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, जो पोल्यूटेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो बहुत देर तक इन्वायरमेंट में रहते हैं, उन पे ये कन्वेंशन, ये तो अभी 7-8 महीने बताइए, तकरीबन जो है 15 इन्वायरमेंट एग्रीमेंट हैं जो यूएनईपी के अंदर है। तो एक मेजर एजेंसी है जो थ्रू आउट द जो वर्ल्ड जो है वो इन्वायरमेंट रिलेटेड जो है काम करती है। अगर कुछ रिपोर्ट्स इसकी देखें तो एक एमिशन गैप रिपोर्ट है 2024 की, जैसे एमिशन गैप रिपोर्ट भी कौन निकालता है? यूएनईपी, ठीक है। एमिशन गैप जो ट्रैक करती है गैप बिटवीन वेयर ग्लोबल एमिशन आर हेडिंग विद करंट जो कंट्री का कमिटमेंट एंड वेयर इट आउट टू बी टू लिमिट दी वार्मिंग, कि कितना अभी करंट जो है वो एमिशन कर रही है, मतलब फॉसल फ्यूल्स का जो भी है, ग्रीन हाउस गैस को जो क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैस को जो कंट्रीब्यूट करती हैं, वो वाला गैस जो है एमिशन कितना हो रहा है और कितना होना चाहिए। कंट्री करंटली कितना कम अमिट कर रही है, मतलब अभी समझ लो अमिट कर रही है 5, ठीक है, और होना चाहिए 2 पे। अगर हमें जो है 2 डिग्री जो है समझ लो 3% जो है अमिट करना चाहिए, और कर रही है 5%, ठीक है। ये एमिशन गैप रिपोर्ट ये रिपोर्ट देती है कि अगर हमें जो है 3% कंट्री को करना पड़ेगा, तभी वो जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर जो कम है वो जो है क्या कर पाएगी, जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर है, और पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल का जो है, तो वो जो है 1.5 डिग्री तक लिमिट कर पाएगी अगर 3% करे। अभी करंटली शायद 5% कर रही है। तो ये एमिशन गैप रिपोर्ट जो है ये देता है। सीएनजी जो है ग्रीन हाउस सीएचजी मतलब ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिशन है वो राइज हुआ एक नए हाई पे, और 57 जो है गीगा टन ऑफ जो है CO2 रिलीज हुआ, मतलब हाई हुआ। इसलिए जो 2024 के एमिशन गैप रिपोर्ट कहती है कि इससे जो है एमिशन जो है इंक्रीज हुआ है ग्रीन हाउस गैसेज। इंडिया जो है रैंक की गई है 3rd में टोटल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है। चाइना 1st पे, यूएस 2nd पे, और इंडिया जो है 3rd रैंक पे। तो एमिशन गैप रिपोर्ट में इंडिया का है 3rd पे, 1st कौन है? चाइना, 2nd कौन है? यूएस। दूसरी है एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट जो 2024 की। जो एडाप्टेशन गैप है ये डिफरेंस बिटवीन जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेड एडाप्टेशन और सोसाइटली सेट गोल्स रिफ्लेक्टिंग सोर्स लिमिटेशन एंड कंपीटिंग प्रायोरिटीज क्या है कि फिर एस्टिमेशन गैप रिपोर्ट जो है ये बताते हैं कि डिफरेंस एक्चुअली कितना जो है अडाप्टेशन के लिए जो है इम्प्लीमेंट किए हैं प्रोग्राम्स, और सोसाइटीज़ ने कितने सेट गोल किए हैं, या रिफ्लेक्ट करता है उनके रिसोर्सेज कितने कम हैं, या कंपीटिंग प्रायोरिटीज़ और बाकी कितने ज़्यादा। मतलब फॉर एग्जांपल जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, मैं समझाता हूँ आपको। अब क्लाइमेट चेंज हुआ है, इससे जो है हम इस क्लाइमेट के साथ हमने अडाप्ट करना, उसके लिए वेरियस जो है फैसिलिटीज़ चाहिए, वेरियस इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज़ चाहिए, वेरियस चीज़ें चाहिए उस बदलते हुए जो है क्लाइमेट के साथ हमें सर्वाइव करने के लिए। तो कितना इम्प्लीमेंट किया है अडाप्टेशन, और कितनी जो है बाकी चीज़ों पे ध्यान है, बहुत सारी कंपीटिंग अथॉरिटी जो प्रायोरिटीज भी है वहाँ कितना है, मतलब कितना आपने अडाप्टेशन किया है और कितना चाहिए, उसके बीच की 2 चीज़ें हैं जो उनके बीच का गैप। की फाइंडिंग क्या है? अडाप्टेशन गैप जो है वो एस्टिमेटली एट मतलब $147 to $359 बिलियन पर ईयर है।
इंटरनेशनल जो पब्लिक एडाप्टेशन जो फाइनेंस है फ्लोज टू डेवलपिंग कंट्रीज इंक्रीज्ड टू 27.5 जो बिलियन डॉलर 2022 इंक्रीज हुआ है फाइनेंस जो एडाप्टेशन के लिए जो डेवलपिंग कंट्री। तीसरी आती है, एक हमने पढ़ी एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, एक क्या पढ़ी एमिशन गैप रिपोर्ट, यूएनईपी की 2 होगी। तीसरी पढ़ते हैं ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ये भी किसकी है? ये भी यूएनईपी के द्वारा जो है की जाती है, 2024 की आई है, पब्लिश की है जॉइंटली ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के साथ यूएनईपी ने। ये फाउंडेड कब 2000 COP21 में फाउंड हुई थी। ये लीडिंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल बिल्ट इन्वायरमेंट स्टेक होल्डर। कमिटमेंट है कि नेट ज़ीरो अचीव करना है उसके लिए, ठीक है, एफिशिएंट और एक रेजिलियंट बिल्डिंग बनानी है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स को जो है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली करना है। कुछ की फाइंडिंग है कि जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है वो अकाउंट करता है 21% ऑफ जो ग्लोबल पूरी दुनिया का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उसमें से 21% जो है ये बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से होता है। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 40% अपना जो CO2 एमिशन है वो बिल्डिंग से। तो हमें जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनानी होंगी, हमें एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनानी होंगी, हमारा 40% कंट्रीब्यूशन। चौथी देखते हैं हम लोग नेविगेशन न्यू होराइजन A4 साइट रिपोर्ट आइडेंटिफाई करता है वेरियस क्रिटिकल ग्लोबल शिफ्ट जो है जो एक्सेलरेट कर रहे हैं ट्रिपल जो प्लानिटरी क्राइसिस जो पोल्यूशन की, बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज, ठीक है। बहुत सारे क्रिटिकल जो है चीज़ें बताता है कि किस तरीके से ये 3 क्राइसिस हो रहे हैं, ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस। एक पोल्यूशन है, ओके, दूसरा कौन सा है, बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा बायोडाइवर्सिटी लॉस, और तीसरा है क्लाइमेट चेंज। 3 चीज़ें की फाइंडिंग रिपोर्ट के ग्लोबल जो है पोली क्राइसिस, मल्टीपल जो है शॉक सच एज वॉर जैसे हुई है, एक्सट्रीम वेदर, पेंडेमिक एटसेट्रा जो हम लोग आज फेस कर रहे हैं, आर इंटरवोवन एंड आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। पीपल आर सो इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं, पेंडेमिक हुआ है, जो वॉर्स है, जो फेस हम आज कर रहे हैं, वो सब जो है कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेज है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। कुछ ये जो है ये 4 साइट रिपोर्ट जो है नेविगेशन न्यू होराइजन बताती है। तो ये कुछ UNDP के द्वारा थी के बारे में थी, एक चीफ इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्वायरमेंटल रिलेटेड काम करती है पूरे अक्रॉस द ग्लोब, और उसकी कुछ रिपोर्ट्स थी जिसमें हमने एक देखी एमिशन गैप रिपोर्ट, फिर अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन, और चौथी देखी नेविगेशन न्यू होराइजन A4 साइट रिपोर्ट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में। उसका कहाँ था UNEP का हेडक्वार्टर? नायरोबी कीनिया में, ओके। लेकिन मेट्रोलॉजी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ज़्यादातर जो है स्विट्ज़रलैंड में ही है, ठीक है। जिनीवा में एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, एंड UN अथॉरिटेटिव वॉइस ऑन द स्टेट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, उसका इंटरेक्शन विद ओशन और क्लाइमेट। तो एक पूरा वेदर जैसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वैसे एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक स्पेशलाइज एजेंसी है UN की, एस्टैब्लिश हुई थी 1950 में। इसने रिप्लेस किया था पहली जो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1873 में बनी थी। 193 मेंबर से इंक्लूडिंग इसमें इंडिया भी है। इसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं जैसे स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। इसकी स्टेट ऑफ ग्लोबल फाइनेंस जो है क्लाइमेट रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है। इसने कहा कि 2023 जो है वाज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। जब से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं टेम्परेचर, तब से जो है 2023 जो है सबसे क्या है, सबसे गर्म ईयर था। जो ग्लोबल एवरेज है वो नियर सरफेस टेम्परेचर जो है वो अराउंड 1.45 डिग्री सेल्सियस है, से भी ऊपर है जो सरफेस टेम्परेचर है, ठीक है। अब वो है जो प्री इंडस्ट्रियल बेस लाइन है। जो CN जो ग्लोबल गैस है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है लेवल है, या सरफेस टेम्परेचर है, ओशन की हीट है और एसिडिफिकेशन एटसेट्रा, उन्होंने नया हाई रिकॉर्ड अचीव किया है, रीच्ड रिकॉर्ड हाइट, इससे ज़्यादा नहीं था। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से बहुत हालत खस्ता है। तो ये पहली रिपोर्ट थी स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। दूसरी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल की ओजोन एंड UV बुलेटिन। इसकी क्या फाइंडिंग है? इसकी फाइंडिंग है ना, ओजोन लेयर जो है वो रिकवर कर रही है विद ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। जो ODC सब्सटेंस थे वो कम हो रहे हैं ओजोन से, तो कहीं ना कहीं ओजोन लेयर जो है वो दोबारा से रिकवर कर रही है। क्या है ओजोन लेयर? ज्योग्राफी में जाके पढ़ो। फुल रिकवरी टू 180 लेवल इज एक्सपेक्ट, जो 1980 में जो है
ओजोन लेयर की हालत थी वो फुल रिकवरी हो रही है, और एक्सपेक्टेड के 2066 तक ओवर अंटार्कटिका जो है हो जाएगी, और बाई 2045 तक जो है आर्टिक और बाई 2040 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है ठीक हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो ओडीसी सब्सटेंस थे वो कहीं ना कहीं जो है कम हो रहे हैं, ओडीसी कम हो रहा है। एयर क्वालिटी और क्लाइमेट बुलेटिन, ये भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल है। इसकी की रिपोर्ट जो है कि स्टेट ऑफ जो एयर क्वालिटी है और उसकी जो कनेक्शन है क्लाइमेट चेंज के साथ, क्या क्वालिटी है, जो हवा की क्या स्टेट है, ठीक है। की फाइंडिंग जो है कि ग्लोबल जो पर्टिकुलेट मैटर्स जो हॉटस्पॉट है पीएम का, इंक्लूडिंग जो एग्रीकल्चर एरियाज है सेंट्रल अफ्रीका का, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और साउथ एशिया, ये एरियाज़ में जो है ये पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा है। अदर्स जो है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट भी है, ग्लोबल एनुअल टू जो है डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2024 से 28 है, ग्रीन गैस जो है बुलेटिन भी है। तो ये वेरियस रिपोर्ट्स जो हैं वो जो हैं किसके द्वारा की दी गई हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आगे चलते हैं, आगे है इंटरनेशनल जो है कायरोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। क्या है, ऑपरेट एज टू एंटिटीज़, एक तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूएसए बेस्ड है इन जो है बुर्लिंगटन जो है वर्माउंट में। दूसरी है आईसीआईसी यूरोप, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अंडर जो है स्वीडिश रेगुलेशन बेस्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन। तो इंटरनेशनल जो कायरोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव क्या, जेनेसिस हुआ था, इसकी फाउंडेशन 2009 में हुई थी एड्रेस करने के लिए इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का ऑन कायरोस्फीयर। कायरोस्फीयर मतलब फ्रोजन आर रीजन ऑफ अर्थ, जैसे अंटार्कटिका है, आर्टिक है, बाकी हिमालयाज में है, रॉकीज और एंडीज में, या बहुत सारे जो वर्ल्ड के ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है एडवोकेट करना और रिड्यूसिंग कायरोस्फीयर वार्मिंग। मतलब ये जो कायरोस्फीयर मतलब ये जो फ्रोजन एरिया है, जो फ्रोजन एरिया है, देखते हैं यहाँ नीचे देखते हैं, जो फ्रोजन एरिया है इसको कैसे, जिसमें चेंजेस आने से कैसे बचाया जाए, फ्रोजन रीजन जो अर्थ का है। ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस की जाए कि गर्म ना हो, ताकि जो है ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस और कम हो सके, इंक्लूडिंग जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी लेवल का जो राइज हो रहा है, समुद्र का पानी बढ़ता जाए, परमाफ्रोस्ट थॉ है, इन एरियाज। कोलैबोरेशन अगर देखें तो वर्क कर रही है विद गवर्नमेंट्स, एनजीओज और क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे यूएनएफसीसी है, आईपीसीसी है। इसकी एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ कायरोस्फीयर 2024, लोस्ट आइस लोस्ट डैमेज। तो असेस कर रही है करंट स्टेट क्या है फ्रोजन पार्ट की जो जमा हुआ है, और कैसे रिस्पॉन्स कर रही है वो क्लाइमेट के जो चेंज होने से। कुछ की फाइंडिंग है जो आइस शेल्फ हैं जो नॉर्थ ग्रीनलैंड की, वो 35% जो टोटल वॉल्यूम है सिंस 1938 से देखे तो 35% वॉल्यूम इज बीइंग लॉस्ट। जो रेट ऑफ सी लेवल राइज है वो डबल हो गया पिछले 30 सालों, समझे। तो इन प्रीवियस 30 ईयर्स जो है जो रेट है ग्लोबल सी लेवल का वो राइज हुआ और हैज़ बिन डबल्ड इन लास्ट 30 ईयर्स। ओके